जब से मैंने लिफ्टिंग शुरू करी, जब से मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी है, तब से मेरा हमेशा से गोल था कि मेरे पास भी एक कूल एस्थेटिक एनिमे टाइप फिजिक हो। और कहीं ना कहीं मैं 50% के आसपास वो अचीव कर चुका हूँ। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जो आपको मदद करेंगी आपकी जर्नी में वो एक एस्थेटिक फिजिक अचीव करने में। पर उससे पहले हमें समझना पड़ेगा क्या और क्यों होती है एक एस्थेटिक फिजिक। तो बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, और वो है एक एस्थेटिक फिजिक होती क्या है। व्हाट इज एन एस्थेटिक फिजिक? आसान शब्दों में एस्थेटिक का मतलब होता है वो कोई भी चीज़ जो दिखने में बहुत आई प्लीजिंग लगे, अच्छी लगे, और जिसको देख के आपको ऐसा लगे कि वाव टाइप वाली। सेम मतलब वही होता है एस्थेटिक फिजिक का, वो फिजिक जिसको देख के आपको ऐसे वाव वाली फीलिंग है, तो उसे हम बोलते हैं एस्थेटिक फिजिक। एस्थेटिक फिजिक का एक क्राइटेरिया होता है, सिंपली पुट, आप ना तो बहुत बल्की होने चाहिए, ना ही आप बहुत लीन होने चाहिए, समवेयर इन बिटवीन। ज़्यादातर मेंस कैटेगरी और क्लासिक कैटेगरी को हम एक एस्थेटिक फिजिक की कैटेगरी में डालते हैं। एक एस्थेटिक फिजिक के लिए शोल्डर टू वेस्ट का रेशियो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको एक वो वी टेपर या वो एक इल्यूजन देता है छोटी वेस्ट और ब्रॉड शोल्डर का, जो एक वो ओवरऑल अपीलिंग लुक देता है आपकी फिजिक को। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि क्या होती है एस्थेटिक फिजिक, पर हमें ये समझना पड़ेगा उस फिजिक को अचीव कैसे करें। बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, हाउ टू अचीव एन एस्थेटिक फिजिक। किसी भी फिजिक को अचीव करने के लिए आपको 3 बड़े फैक्टर पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जो कि है आपका वर्कआउट, डाइट और स्लीप। आई एम प्रीटी श्योर आप चौथा पॉइंट भूल गए होंगे, जो कि है टाइम। और इसमें आपकी गलती नहीं है, इंस्टाग्राम की वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश और ख़राब हो चुकी है। पर हम यहाँ पे चारों पॉइंट की बात करेंगे, वर्कआउट, डाइट, स्लीप एंड टाइम। अगर ये 4 चीज़ें आप आने वाले 3-4 साल तक डेडिकेटेड देंगे, आपको आपकी ड्रीम फिजिक अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। आई नो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, पर हम धीरे धीरे सब कवर करेंगे। तो अपना वर्कआउट प्रोग्राम कैसे शेड्यूल करें। बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, हाउ टू शेड्यूल योर वर्कआउट प्रोग्राम। अच्छा, एक बोनस स्टेप, ज़रूरी नहीं है कि वर्कआउट आपको जिम में ही करना पड़े। अ वेट इज़ अ वेट, वो वेट चाहे पत्थर से आ रहा हो, वो वेट चाहे बॉडी वेट हो, वो वेट चाहे आप अपने बैग में रख के आप पुशअप पुलअप कर रहे हो, या वो वेट आप जिम में कर रहे हो। जिम चीज़ें थोड़ी आसान बना देता है, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप घर में रह के या आप होम वर्कआउट से बॉडी नहीं बना सकते। लिमिट होंगी, चीज़ें थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड होंगी, आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, पर ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है वर्कआउट नहीं करने का। अगर आप जिम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ डाइट अफोर्ड कर पा रहे हैं, या फिर आप खाली होम वर्कआउट करना चाह रहे हैं, एब्सोल्युटली आप उससे भी एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं बिना जिम जाए। ऑब्वियसली इन फ्यूचर मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद 1 साल होम वर्कआउट किया जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था। पत्थर, ईंटें, सिलेंडर, पानी की बोतल, ये सब उठा के मैं वर्कआउट कर रहा था, और मैं उसकी फिजिक भी आपको भी दिखाऊंगा यहाँ पे कहीं पे कि वो फिजिक कैसी दिख रही थी। इस बात की चिंता बिल्कुल मत करिए कि आप घर पे रह के बॉडी नहीं बना सकते। ऑब्वियसली आप बना सकते हैं अगर आपके पास सही अमाउंट ऑफ डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस है। वापस आते अपने पॉइंट की तरफ, अपना वर्कआउट प्रोग्राम शेड्यूल कैसे करें। इन जनरल वैसे जो 4 पॉपुलर वर्कआउट स्प्लिट हैं, वो या तो आपका पुश पुल लेग है, अपर लोअर स्प्लिट है, 4 डे स्प्लिट है, या ब्रो स्प्लिट है। इनमें से चारों वर्कआउट थोड़े अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अगर आप जिम में नए लिफ्टर हैं, अगर आप एक बिगनर हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप या तो पुश पुल लेग या अपर लोअर स्प्लिट फॉलो करिए। अगर आप एक इंटरमीडिएट लिफ्टर हैं, तो या तो आप 4 डे स्प्लिट, अगेन पुश पुल लेग भी आप कर सकते हैं पर एक बहुत हाई इंटेंसिटी और थोड़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, और या तो आप ब्रो स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं। देखिए, वर्कआउट आप कोई भी करिए, जब तक आप उससे प्रॉपर्ली रिकवर नहीं हो पाएंगे, उस वर्कआउट का कोई फायदा नहीं है। जंक वॉल्यूम अप्रोच मत करिए, सेट्स को फेलियर के क्लोज ले जाइए, एक आइडियल रेप रेंज के अंदर रहिए, और मेक श्योर आपका टाइम अंडर टेंशन या आपका इसेंट्रिक पार्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, हमें ये तो पता चल गया हमें ये वर्कआउट प्रोग्राम शेड्यूल कैसे करने हैं और वर्कआउट प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं, पर क्या कोई ऐसे मसल ग्रुप हैं जो इस एनीमे एस्थेटिक टाइप फिजिक में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं? तो आंसर है हाँ। कुछ मसल ग्रुप ऐसे हैं जो अगर आप ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये फिजिक आपको अचीव करने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। विदाउट अ डाउट जो पहला मसल ग्रुप है वो हैं शोल्डर्स। अब कोई भी डोमिनेंट एनीमे या फिर सुपरमैन या कोई भी कैरेक्टर की फिजिक उठा लीजिए, जो सबसे ज़्यादा उसका डोमिनेंट पार्ट आपको दिख रहा होगा वो मोस्ट प्रोबेबली शोल्डर होगा। क्यों? क्योंकि शोल्डर टू वेस्ट के रेशियो में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो शोल्डर ही होता है। वेस्ट एक ऐसा पार्ट है जो जेनेटिकली गिफ्टेड पार्ट होता है। वेस्ट को आप छोटा नहीं कर सकते और ज़्यादा,
अगर ऑब्वियसली आपका बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, आप बॉडी फैट परसेंटेज कम करके अपनी वेस्ट को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, पर जितना उसका जेनेटिक पोटेंशियल है आप उससे ज़्यादा छोटा नहीं जा सकते। तो हम वेस्ट टू शोल्डर के रेशियो को एनहेंस कैसे कर सकते हैं, अच्छा कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपने लैट्स या बैक बड़ी कर लें और आप अपने शोल्डर की विड्थ और ज़्यादा बढ़ा लें, ये दो चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आपका शोल्डर टू वेस्ट का रेशियो अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको कोई सबसे बड़े दो ग्रुप आपको डोमिनेट या आपको प्रायोरिटाइज करना है, तो वो होने चाहिए आपके शोल्डर और बैक। वो देंगे आपको वी टेपर लुक। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आर्म्स, चेस्ट और लेग्स निगलेक्ट कर दें। बिलीव मी, आपने अगर ये दो बड़े कर भी लिए तो अगर आपने अपने आर्म्स, चेस्ट और लेग्स वगैरह निगलेक्ट किया और वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन गए, तो वो जो प्रोपोर्शन वाली फिजिक है वो खत्म हो जाएगी। इन जनरल आपको सारे पार्ट्स पे इक्वली ध्यान देना पड़ेगा, पर अगर आपकी बैक और शोल्डर ज़्यादा डोमिनेंट होंगे तो आपकी ये फिजिक ज़्यादा अपीलिंग लगेगी। हमने सारे बड़े मेजर मसल ग्रुप कवर कर लिए, पर एक मसल ग्रुप ऐसा है जो अभी भी बचा हुआ है और जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम है जितना बाकी मसल ग्रुप का है। आई थिंक आप लोग को पता होगा, वो है एब्स। एब्स के बिना कोई भी फिजिक इनकम्प्लीट सी लगती है, वो प्रॉपर अपीलिंग और वो एक अच्छी सी फिजिक का लुक नहीं आता है। तो एब्स को इस पूरे मसल मास के साथ रिवील करने के दो तरीके हैं। या तो आप अपने एब्स को भी ट्रेन करिए जैसे आप बाकी अपने मसल ग्रुप ट्रेन कर रहे हैं, आप उनको एक प्रोग्राम के अंदर, वर्कआउट प्रोग्राम के अंदर डालिए, उनको प्रॉपर टाइम दीजिए रिकवर होने का और सेम इंटेंसिटी के साथ एब्स भी ट्रेन करिए। और या तो लेट्स से आपको एब्स ट्रेन नहीं करनी है, आपको नहीं पसंद, कहीं ना कहीं एक हैवी कंपाउंड मूवमेंट करने में या ट्रेनिंग के टाइम पे आपकी एब्स सेल्फ भी डेवलप होगी, समवट कोर डेवलप होगी, पर वो कोर दिखाने के लिए आपको एक काफ़ी लीन बॉडी फैट परसेंटेज पे जाना पड़ेगा। पर बॉडी फैट परसेंटेज नीचे लाने के लिए हमें अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। बढ़ते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, जो कि है आपकी डाइट। नाउ डाइट में दो चीज़ें हैं, या तो आप कैलोरी सरप्लस पे रहेंगे और या तो आप कैलोरी डेफिसिट पे रहेंगे। मेंटेनेंस कैलोरी पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बढ़ जाता है, आपको पता नहीं चलेगा कब आप डेफिसिट में आ गए, कब आप सरप्लस में आ गए। एंड एज अ नेचुरल लिफ्टर जो बंदा स्किनी है और मसल मास गेन करना चाह रहा है, आई वुड से क्लीन बल्क फॉर नेक्स्ट 2-3 साल के लिए। अगर आप नेक्स्ट 2-3 साल के लिए प्रॉपर क्लीन बल्क फॉलो करेंगे, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप ये कटिंग वाले फेज में और इन सब चीज़ों में ना पड़े, तो कैलोरी सरप्लस का मतलब होता है आप जितना खाना खा रहे हैं आपको उससे थोड़ा ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा ताकि आपका वेट धीरे धीरे। कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है आप जितना खाना खा रहे हैं आपको उससे थोड़ा कम खाना खाना पड़ेगा ताकि आपका वेट धीरे धीरे कम। ये दोनों चीज़ें आपके इंडिविजुअल गोल पे अप्लाई करती हैं। अगर आपका गोल वेट बढ़ाना है, अगर आप स्किनी है तो आप कैलोरी सरप्लस पे रहेंगे। अगर आपका गोल वेट कम करना है, आपका बॉडी फैट परसेंटेज हाई है, तो आप कैलोरी डेफिसिट पे रहेंगे। बढ़ते हैं प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 1.5 ग्राम पर केजी, पर पाउंड नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर केजी। बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन इंटेक और ये सब मेजर ऑफ द ये जितने भी प्रोटीन ब्रांड है इनका सो कॉल्ड स्कैम कह सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करें, उनके और ज़्यादा पैकेट बिके। पर 1.5 ग्राम पर केजी इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू रिकवर फ्रॉम योर वर्कआउट। अब हमने सब चीज़ें एकदम सही कर ली, हम सही से खा भी रहे हैं, हम सही से वर्कआउट भी कर रहे हैं, पर अगर हमारा बॉडी फैट परसेंटेज कम नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है वो सारे डेफिनेशन या वो सारा मसल ढंग से नहीं दिखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ और छठे पॉइंट की तरफ, जो कि है कार्डियो। क्या कार्डियो करना ज़रूरी है? एब्सोल्युटली। इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्डियो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपकी लॉन्ग लाइफ और इवन आपका बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से ये तीन चीज़ें खुद में इनफ हैं ये समझने के लिए कि क्या कार्डियो ज़रूरी है या नहीं। क्या कार्डियो जिम में करना ज़रूरी है? एब्सोल्युटली नॉट। आप घर का काम कर रहे हैं, आप घर के सारे काम, बाहर से सामान लेके आ रहे हैं, आप पैदल जा रहे हैं, आप साइकिल से जा रहे हैं, स्कूटी से काम करने को कार्डियो नहीं कहते। लेट्स से आप बाहर खेल रहे हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, कुछ भी, जो भी आपका हार्ट रेट थोड़ा एलिवेटेड रख रहा है, दैट इज कार्डियो। आपको जिम में जाके स्पेशली डेडिकेटेड सेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को पर्सनली जिम में कार्डियो करना एक बहुत बड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। मैं बाहर के काम कर लूँगा, मैं घर के काम कर लूँगा, मैं सिंपली पैदल जाके सामान ले आऊँगा। आई विल मेक श्योर मेरे जो डेली के स्टेप है वो एटलीस्ट 10,000 से 15,000 के बीच में हो रहे, एंड दैट्स इट। बिलीव मी, एक फिजिक और ये सब चीज़ें अचीव करना बहुत आसान है। अगर कोई मुश्किल चीज़ है तो वो है कंसिस्टेंसी, वो है डेडिकेशन, वो है डिसिप्लिन। कंबाइन ये सारी चीज़ें और आने वाले 2-3 साल में आपके पास एक बेहतरीन सी अच्छी सी फिजिक होगी।
और टाइम देंगे, 4-5 साल देंगे, आई थिंक यू शुड बी एट योर प्राइम। तो आई थिंक रैप अप करते हैं ये वीडियो यहीं पे। जितने भी इसमें हमने टॉपिक करे हैं इन सब पे एक ना एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, और वो डेडिकेटेड वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके वर्कआउट प्रोग्राम को शेड्यूल करने में, आपको कौन सी चीज़ें कैसे करनी है, आपको कितना खाना है, क्या खाना है, मे बी सो ऑन। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ध्यान रखिएगा एंड मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।